हेलो दोस्तों। प्रज्ञान आईसीएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, भारत के संविधान का संवैधानिक विकास हम देखने जा रहे हैं। तो संवैधानिक विकास को समझने के पहले हम ये समझते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या होता है। वैसे इसके लिए एक अलग से क्लास होगी, लेकिन हम अभी एक जनरल सेंस में समझते हैं कि आखिर संविधान कहते किसे हैं। तो देखिए, संविधान किसी भी देश का जो है ना, वह क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है। क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोच्च कानून होता है, जिसके माध्यम से किसी भी देश में जो है वह शासन का संचालन किया जाता है। किसका संचालन किया जाता है? शासन का संचालन किया जाता है। मीन्स शासन शासन चलाने का जो कार्य है वह किसी भी देश में वह संविधान के माध्यम से किया जाता है। मीन्स संविधान क्या करता है? संविधान ऐसे नियमों का, रूल्स रेगुलेशन का समूह प्रदान करता है जिससे सरकार का गठन होता है और सरकार संचालित होती है। जैसे विधायिका का गठन कैसे होगा, कार्यपालिका का गठन कैसे होगा, इन सारी चीजों को स्थापित करने का जो कार्य है वह संविधान के द्वारा किया जाता है। तो अब हम आते हैं अपने संवैधानिक विकास में। तो आपको जैसे मालूम है कि हमारे यहाँ पर जो है 1947 में, 1947 में जो है, वैसे 1946 है वो एग्जैक्ट डेट है ना, दिसंबर 1946, लेकिन हम मोटा मोटा 1947 मान के चलते हैं। 1947 में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने भारत के लिए संविधान बनाया। लेकिन उसके पहले जो है 1773 से, वैसे तो अंग्रेजों ने जो है मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो लगभग जो है 1764 से, है ना, बक्सर के युद्ध के बाद से भारत में शासन करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी 1764 से लेकर के 1947 तक जो है हम एक तरीके से अंग्रेजों के गुलाम थे, मतलब ब्रिटिशर्स की हम कॉलोनी थे। तो इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे समय खंड में जो है वह क्या हुआ, हमारे देश में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन होने की वजह से भारत देश के लिए जो भी नियम, अधिनियम, कानून बनाने का जो काम है, ठीक है, जो भी लॉ बनाने का जो काम है, वह जो है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता था, ब्रिटेन की संसद के द्वारा किया जाता था। तो ब्रिटेन की संसद ने भारत के संदर्भ में जो भी नियम, कानून, लॉ बनाए हैं, उन्हीं का कंपाइलेशन, ठीक है ना, उन्हीं का संग्रहण जो है हमारे लिए संवैधानिक विकास के इतिहास के रूप में जाना जाता है। ठीक, और इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, यहाँ तक एक बात हो गई। इसके बाद हमें एक बात और समझनी है यहाँ पर। वो बात कुछ इस तरीके की है कि आप लोग जरा देखिए कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करती है। किसको इस्टेब्लिश करती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, तो ये लोग जो है पहले तो 1756 में प्लासी की लड़ाई लड़ते हैं, फिर 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ते हैं, और उसके बाद इन्होंने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया। डायरेक्ट रूल नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ब्रिटिश सरकार भारत में स्थापित होती है। लेकिन वो जो ब्रिटिश सरकार स्थापित होती है भारत में, वह उसका संचालन जो है इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इस कंपनी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वह भारत में 1857 तक चलता है। कब तक चलता है? 1857, क्योंकि 1857 में एक क्रांति होती है जिसको हम 1857 की क्रांति कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसा हुआ, कंपनी को हटा दिया जाता है शासन के कार्य से, और शासन का जो कार्य है वह क्राउन, या मैं कहूँ ब्रिटेन की महारानी जो है वह डायरेक्ट, जो ब्रिटेन की महारानी या साम्राज्ञी जो है वह भारत का शासन डायरेक्ट अपने हाथों में ले लेती है। ठीक, तो इसके दो फेजेज हैं। पहला फेज ये है जिसे हम कहते हैं क्या? आपका कंपनी का शासन। क्या कहते हैं? कंपनी का शासन। दूसरा फेज है आपका क्राउन का शासन।
कंपनी का शासन जो है चलता है वो 1773 से 1858 तक चलता है, और क्राउन का शासन जो है वह 1858 से 1947 तक चलता है। तो ये दो फेजेज है। इन दोनों फेजेज में जितने भी एक्ट और कानून भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए गए, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो एक्ट है जो भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया, वो है आपका क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्चुअली हुआ क्या कि भारत में जो है कंपनी शासन का काम कर रही थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह शासन का काम कर रही थी। मुख्यतः तो यह कंपनी जो है एक व्यापारिक कंपनी थी। अब ये लोग क्या कर रहे थे, व्यापार तो भारत में कर रहे थे, लेकिन व्यापारियों का और शासन का काम अलग अलग होता है। शासन थोड़ी सी जनता के प्रति जो है वह क्या है, उत्तरदायी होती है, मतलब थोड़ा सा उत्तरदायी बन करके कार्य करती है। लेकिन व्यापारी क्या रहते हैं, व्यापारियों का काम ज्यादातर ये होता है प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। तो इस प्रॉफिट कमाने के चक्कर में यह जो कंपनी है, यह भारत में ये बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लग गई। किसको बढ़ावा देने लग गई? भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लग गई। इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक दस्तक प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? तो दस्तक का मिसयूज किया जाने लग गया। इसके बाद में क्या हुआ कि भारत में ये जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार में संलग्न हो गए। तो इन सब कारणों से क्या होने लगा कि ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि कंपनी जो अपना शासन भारत में चला रही है उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसे जो है नियमित करने की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? नियमित करने की ज़रूरत है, ताकि ये ना हो कि हम भारत से अपना प्रभुत्व खो दें। क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमेशा से चाहती थी, शुरू से ही उसकी मंशा रही है कि वह भारत में लंबे समय तक शासन करना चाहती थी। मतलब भारत को लंबे समय तक जो है वह गुलाम बना करके रखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भारत एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की जैसा, भारत जो हमारा देश था वो अंग्रेजों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की जैसा साबित सिद्ध हो रहा था। तो इस संदर्भ में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस संदर्भ में क्या किया गया, कंपनी के कार्य को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, उस समय पर 1700 जो आपका 1756, और मैं अगर कहूँ कि ये जो पूरा दशक था, इस दशक में क्या है, भारत में अंग्रेजों के तीन मुख्य प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, तीन मुख्य प्रांत थे। इसमें एक था आपका क्या, बंगाल, दक्षिण में जो था वो था मद्रास, और पश्चिम में जो था वो है मुंबई। ये तीन प्रांत थे। इन तीनों प्रांतों में धीरे धीरे करके जो है अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मतलब कंपनी ने यहाँ के शासन की बागडोर धीरे धीरे जो है अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। ये लोग इसके लिए युद्ध लड़ते थे। उन्होंने बंगाल के साथ युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध, बंगाल के शासकों के साथ युद्ध लड़ा। इसके बाद जो मद्रास में है तो मद्रास के शासकों के साथ आपने कर्नाटका युद्ध के बारे में सुना हुआ। फिर टीपू सुल्तान के साथ जो इसका युद्ध हुआ, जिसको फिर मराठों के साथ इनका जो है युद्ध लड़ा गया। इस तरीके से युद्ध के माध्यम से धीरे धीरे यहाँ की सत्ता कब्जा कर रहे थे। अब पहले ऐसा हुआ करता था कि यहाँ का गवर्नर अलग होता था, यहाँ का गवर्नर अलग होता था, यहाँ का गवर्नर अलग होता था, और इन तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं थे। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र का शासन प्रशासन देखते थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा था। तो कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो बंगाल का गवर्नर था इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और साथ में ये जो बम्बई के गवर्नर जो थे और ये मद्रास के गवर्नर थे, इसको इसके अधीन ला दिया, बंगाल के गवर्नर का सबऑर्डिनेट बना दिया एक तरीके से। मतलब अब बंगाल का गवर्नर जो था वह क्या कर सकता था, बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर के जो भी कार्य थे, जो भी फंक्शंस थे, उनको रेगुलेट कर सकता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पर। तो और ऐसे पहले गवर्नर जनरल जिनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे,
ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक हम अभी और 1833 का जब एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग भारत के नहीं, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेटिक होंगे, तो उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो ये हुआ। फिर इसके साथ ही क्या हुआ, एक केंद्रीय प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया गया। कैसे, देखिए जरा, यहाँ देखो, ये बंगाल का गवर्नर है, ये बंबई के गवर्नर को, मद्रास के गवर्नर को कंट्रोल करने लग गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक केंद्र स्थापित कर दिया गया, बंगाल को इन्होंने क्या बना लिया, अपना केंद्र बना लिया। और इसके माध्यम से ये पूरे भारत देश में जहां जहां इनकी सरकार थी, जहां जहां इन्होंने कब्जा कर किया था भारत में, वहां वहां ये अपनी सरकार को कंट्रोल करने लगे। इसके साथ ही और क्या किया गया, 1774 में जो है वह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, उनका नाम था एलिजाह इम्पे। क्या नाम था, एलिजाह इम्पे। और साथ में 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर लिमेस्टर और जॉन हाइड। ये 3 अन्य व्यक्ति थे जो उस समय यहाँ पर जज बनाए गए। अब जज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू, इन सब चीजों से रिलेटेड जो मुद्दे थे वो भारत में उठने लग गए। और अंग्रेज जो है, एक शासन पद्धति जिस पर ये काम किया करते थे, उसे कहा जाता था रूल ऑफ लॉ। मीन्स अगर इनको चींटी भी मारना है तो ये उसके लिए पहले क्या करते थे, कानून बनाते थे। जो भी काम करते थे वो कानून व्यवस्था के माध्यम से करते थे, कानून के माध्यम से करते थे, भले चाहे कितना काला काम करे। ठीक है, कानून होगा तो उसकी, इनकी नजर में अगर कानून है, भले ही वो काम कितना ही निंदनीय है, कितना ही भयानक है, भयावह है, लेकिन अगर उसके लिए कानून है तो इनको लगता था कि अब उस कानून बन गया है, मतलब अब उस काम को करने से इनको कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे देखिए, 1919 में इन्होंने रॉलेट एक्ट बनाया, और उस रॉलेट एक्ट के माध्यम से इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करके हजारों निहत्थे लोगों पर इन्होंने गोलियां चला दी। पर इनकी नजर में ये काम सही है। क्यों सही है, क्योंकि लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है और ये कानून व्यवस्था बनाना चाहते थे। तो ये रूल ऑफ लॉ के नाम पर जो है इन्होंने बहुत अत्याचार मचाया है। ठीक है, खैर, तो ये हो गया आपका क्या, 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके माध्यम से कंपनी के कार्य को रेगुलेट किया गया। उसके बाद में इतने में भी मन नहीं भरा इनका, तो इन्होंने कहा कि चलो अभी कंपनी को और ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है। तो इन्होंने 1784 में, कब, 1784 में एक नया एक्ट लाया जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, क्या कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने क्या किया कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक, कंपनी के दो जो काम थे, वाणिज्यिक काम और राजनीतिक काम, इनको रेगुलेट करने की कोशिश की। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। इसका एक काम तो था भारत में व्यापार करना। क्या करना, व्यापार करना, ट्रेड करना। अब जब भारत में, भारत की सत्ता पर इन्होंने कब्जा किया, ठीक है, तो दूसरा काम इनका ये हो गया कि शासन करना। अब पहले ये सिर्फ व्यापार किया करते थे, अब ये शासन भी करने लग गए। तो व्यापारिक कार्यों को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या कहा जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और राजनीतिक कार्यों, मतलब जो शासन प्रशासन कार्यों के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसे शॉर्ट में कहा जाता था बीओसी, और इसे कहा जाता था सीओडी। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को रेगुलेट करते थे, मतलब व्यापार का काम देखते थे। ब्रिटेन में रहते थे ये सब, ब्रिटेन में रहते थे। इसके जो भी मेंबर थे वो सब ब्रिटेन में रहते थे, और वहीं से ये जो है कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करते थे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, यह कंपनी के शासन प्रशासन के कार्यों को रेगुलेट करते थे। ये हुआ। इसके साथ ही इसमें एक काम और ये किया गया कि देखिए, सबसे पहले क्या हुआ करता था, गवर्नर जो है, गवर्नर जो अपना काम किया करता था उसके लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसी संरचना थी, जिसे कहा जाता था गवर्नर जनरल की परिषद। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, काउंसिल।
ठीक है, क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल की परिषद। तो पहले इसमें क्या हुआ था, एक तो खुद गवर्नर हुआ करता था और साथ में इसमें 4 इसके सहयोगी सदस्य हुआ करते थे। कैसे सदस्य हुआ करते थे? सहयोगी सदस्य हुआ करते थे। जैसे आज भी आप देखिए कि हमारे यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, मंत्री परिषद है, जिसके मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं और साथ में जो है अन्य मंत्री होते हैं जो इनको इनके कार्यों में सहयोग करते हैं। वैसे ही गवर्नर जनरल जो है उस समय प्रधानमंत्री के जैसा होता था और 4 लोग इसके सहयोगी होते थे। तो इस 5 लोगों के सदस्यों के जो समूह होता था उसको परिषद कहा जाता था, काउंसिल कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद जिसमें पहले 4 मेंबर हुआ करते थे उसमें से 1 मेंबर को कम कर दिया गया और इसमें जो है 3 मेंबर बना दिए गए। यहाँ तक ये बात हो गई। इसके साथ ही और क्या हुआ, पहली बार इन्होंने ये कहा, पहली बार जो ब्रिटेन की सरकार, अंग्रेजों की जो सरकार थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो कंपनी का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो कंपनी का क्षेत्र है जो इन्होंने भारत में अधिग्रहित किया है, ठीक है, इन्होंने जो भारत में अधिग्रहित किया है, भारत में जो इन्होंने कब्जा किया है, कंपनी ने भारत में जो भी क्षेत्र कब्जा किया है उस क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी कहा गया। ठीक है, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी कहा गया, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखनी है पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर यह भी समझनी है कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका सिद्धांत कुछ इस तरीके का था कि हर जो है 20 साल में, हर 20 साल में जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया जाना था। हर 20 साल में एक रेगुलेटिंग एक्ट, इसी रेगुलेटिंग एक्ट को चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्टर एक्ट। मतलब जो सबसे पहले नंबर पर आया था ये एक तरीके का चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट था 1773 का, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके आगे जो भी एक्ट आएंगे उनको हम चार्टर एक्ट के नाम से जानेंगे। और ये चार्टर एक्ट एक तरीके का, चार्टर का मतलब होता है, इस चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। मतलब कंपनी को एक तरीके से ब्रिटिश सरकार ये अधिकार दे रही थी कि जाओ भारत में शासन करो, भारत को खूब लूटो खसोटो, है ना, जाओ हम तुम्हें खुली छूट दे रहे हैं, बस तुम्हारे कामों को थोड़ा सा हम रेगुलेट करेंगे जिससे हमारा मुनाफा बना रहे, जिससे हमें भी फायदा होता रहे, मतलब सरकार के लोगों को भी फायदा होता रहे, केवल कंपनी बस को अकेले फायदा ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद 1813 में, वैसे तो 1793 में भी एक चार्टर एक्ट आता है लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, तो अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 का। ठीक है, मतलब चार्टर एक्ट मैंने बताया हर 20 साल में पारित किया जाता था, तो एक चार्टर एक्ट आया कब? 1773 में। 1773 के बाद कब आया? 1793 में। ठीक है, और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट है, वो है आपका क्या? 1813 का। कब का? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या महत्वपूर्ण बात की गई? महत्वपूर्ण बात ये हुई 1813 के चार्टर एक्ट में कि इन्होंने क्या किया, ये कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, ये भारत में शासन प्रशासन का काम तो कर ही रही थी लेकिन साथ में व्यापार करने का भी काम करती थी। और इसका भारत के व्यापार पर, मतलब भारत के साथ ये जो व्यापार हो रहा था कंपनी का, इसमें इसको, कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। क्या प्राप्त था? एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली प्राप्त होना। जैसे सपोज कीजिए आपके एरिया में जो है, सपोज कीजिए एक किराना दुकान खुला, आप किसी दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं और एक बड़ा सा किराना दुकान खुला हुआ है। अब ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए कोई और दूसरा व्यक्ति आपके क्षेत्र में किराना दुकान खोलना चाहता है अपना सामान बेचने के लिए या आपसे कुछ खरीदने के लिए, लेकिन वो किराना दुकान वाला जो पहले से खोला बैठा है वो किसी और को किराना दुकान खोलने ही ना दे, वो किसी और को किराना दुकान खोलने ना दे। वो ये कह दे कि इस क्षेत्र में मेरा एकाधिकार है, मेरे अलावा इस क्षेत्र में और कोई बिजनेस नहीं कर सकता। तो ऐसा ही अधिकार प्राप्त था इस कंपनी को भारत में। मतलब भारत के साथ ब्रिटेन की और दूसरी कंपनियां व्यापार नहीं कर सकती थी, व्यापार करने का एकाधिकार केवल जो है इसी को प्राप्त था। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई।
तो इस व्यापारिक एकाधिकार को जो है वह क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार जो कंपनी को प्राप्त था भारत में उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। मतलब भारत से चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, वैसे ही चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। जो भी व्यापार करता वह ईस्ट इंडिया कंपनी करता। इसके पीछे का भी बहुत लंबा कारण है, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि हुआ ये कि ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन है वहां पर जो है और व्यापारिक कंपनियां बनने लग गई। ठीक है, और जो है कंपनियां बनने लग गई। अब इन कंपनियों का कहना ये था कि भैया ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी इकलौती कंपनी तो नहीं है ना जो भारत में जाकर के व्यापार करे और अकेले मुनाफा कमाए। ठीक है, हमें भी तो मुनाफा कमाने का मौका दीजिए। तो ब्रिटेन की सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लग गया कि यार दूसरी कंपनियों को भी भारत के साथ व्यापार करने दिया जाए, क्योंकि ये पूरा मुनाफा अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही थी। इस संदर्भ में फिर ऐसा हुआ कि ब्रिटेन की सरकार जो है दबाव में, मतलब दबाव में आकर के उन्होंने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और ब्रिटेन की और भी कंपनियां भारत में आकर के व्यापार करने लग गई। लेकिन शासन अभी भी कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा था। इसके साथ ही और क्या किया गया, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख जो है रुपए दिए जाने लगे। मतलब भारत में शिक्षा के विकास के लिए ये कहा गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। किसकी नीति अपनाई गई, फ्री ट्रेड। ठीक है, मुक्त व्यापार की जो है यहाँ पर नीति को अपनाया गया। फ्री ट्रेड का क्या मतलब होता है, देखिए जब क्या होता है, मान लीजिए ये देश ए है और ये देश बी है। अब ए देश से कोई वस्तु बी देश की तरफ जब जाती है तो क्या होता है, इस देश की सीमा पर, कहाँ पर, सीमा पर इस पर एक टैक्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स को कस्टम टैक्स कहते हैं, है ना। चुंगी कर आपने सुना होगा, सीमा शुल्क आपने सुना होगा, ऐसे कई नामों से इसको जाना जाता है। तो ये जो टैक्स लगाया जाता है, तो अब क्या होता था, जब भारत से, ये देश कौन सा है, भारत है, तो भारत से जब कोई सामान ब्रिटेन में जाता था तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। ठीक है, मतलब भारत से पर कच्चा माल। ठीक है, और वैसे ही ब्रिटेन से जब कोई फर्निश्ड गुड भारत में आता था तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाते थे। लेकिन अगर भारत से कोई फर्निश्ड गुड ब्रिटेन में जाता था तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। अरे अंग्रेजों की भयंकर पॉलिसीज थी। कभी जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अपने एक्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपके लिए इसके लिए कोई भी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। ठीक, तो मुक्त व्यापार की नीति को यहाँ पर अपनाया गया। तो ये हो गया क्या, आपका 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट चार्टर 20 साल बाद आएगा, मैंने बोला। तो 20 साल बाद कब हो गया, देखिए जरा, 1833 में अगला चार्टर आ गया। अब मैंने बताया चार्टर मतलब अधिकार पत्र। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस चार्टर में क्या किया गया, जरा इस बात को समझिएगा आप लोग। क्या किया गया यहाँ पर, जो बंगाल का गवर्नर था, जिसे कब बनाया गया था, 1773 में बनाया गया था। और कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग बने थे। तो इस बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब ये बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत के ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का शासन है, जहां पर अंग्रेज जहां पर कब्जा करके बैठे हैं, उन सब को ये क्या कर सकता था, नियंत्रित कर सकता था। क्या कर सकता था, नियंत्रित कर सकता था। ठीक है, उनको जो है कंट्रोल कर सकता था। ठीक है, उनके संबंध में जो है वह कानून बना सकता था। क्या बना सकता था, कानून बना सकता था। जैसे अभी देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को संपूर्ण भारत देश में अधिकारिता प्राप्त है ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश के लिए तो उसके अलग से सीएम है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए उसके अलग से सीएम, जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, मध्य प्रदेश के सीएम जो है श्री मोहन यादव जी हैं। तो ये उस समय जैसे सीएम मोहन यादव जो है वो उस समय के गवर्नर होते। क्या होते, गवर्नर होते। ठीक है, ये होते क्या, गवर्नर। ठीक है, यहाँ योगी आदित्यनाथ यहाँ के गवर्नर होते। लेकिन जो गवर्नर जनरल होता, ठीक है, वो कौन होता, पीएम होता, प्रधानमंत्री होता, अगर हम वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ,
इनको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात तो ये होगी भैया, ये हमको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये भारत में लॉर्ड विलियम बेनेटिक, इनका जो नाम है प्रथम जो है लॉर्ड विलियम बेनेटिक। तो लॉर्ड विलियम बेनेटिक को क्या हुआ, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, या प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ में और क्या किया गया, इसके साथ में ये हो गया, एक विधि आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, एक विधि आयोग का गठन किया गया, एक लॉ कमीशन का जो है गठन किया गया, एक विधि आयोग का गठन किया गया, लॉ कमीशन का गठन किया गया। ये जो लॉ कमीशन था, ठीक है, इसका काम ये था कि भारत में जो भी नियम कानून प्रचलित है, ठीक है, देखो जैसे भारत में इस्लाम का शासन रहा है तो इस्लाम के हिसाब से नियम कानून थे, हिंदुओं का शासन रहा है तो हिंदुओं के अलग नियम कानून थे। तो ऐसे अलग अलग धर्मों के हिसाब से, क्योंकि पहले भारत में ऐसा होता था, भारत के जो लॉ थे वो धार्मिक प्रभाव से जो है प्रेरित थे, ठीक है, मतलब धर्म के आधार पर जो है नियम कानून बनाए गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि अंग्रेजों ने क्या किया, एक विधि आयोग का गठन किया और इसको जिम्मेदारी दी कि आप भारत के जो है जितना भी नियम कानून है उनका क्या है कंपाइलेशन कीजिए, और फिर उसके आधार पर हम एक क्या है, एक एक तरीके से नियमों का एक संग्रह बनाएंगे, ठीक है। इसी को बाद में 1860 में, कब, 1860 में, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या किया गया, आईपीसी का निर्माण किया गया, इंडियन पीनल कोड का निर्माण किया गया था। तो ये जो विधि आयोग बनाया गया, इसके जो अध्यक्ष 1834 में इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया, तो 1834 में किया गया। कब किया गया, 1834 में सर। फिर इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पता चल गया। और साथ में ये हुआ, याद कीजिए अभी हम लोग जब 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था चाय का और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटानिया सरकार ने कहा कि हम इसको भी समाप्त करते हैं। 1833 में जो है क्या किया गया, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रकार के एकाधिकार, मोनोपोली को जो है वह समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सभी प्रकार की मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था ब्रिटेन की जो अदर कंपनीज है, अदर जो ट्रेडिंग कंपनी है, वो भी भारत में आकर के क्या कर सकती थी, अपना व्यापार कर सकती थी, वो भी भारत को आके लूट खसोट सकती थी। इस तरीके से जो है ये था आपका चार्टर एक्ट 1833 का, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे का जो है आपका जो है जो पोर्शन है उसको अब हम लोग